जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा क्लास लेने वाले हैं। इस तीसरे क्लास में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भारत के पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा जो इंडिया है इसके कितने नेबर कंट्री हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह जो चैप्टर होगा वह आपको मज़ा आएगा और यह थोड़ा सा लेंदी होगा, तो यह 2 पार्ट में क्लास होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जो जो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वो आप लिखते हुए चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस चैप्टर का पूरा PDF जो है मैं आपको भेज दूंगा। कल मैं बता दूंगा आपको कि PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो तीसरा क्लास है यह भारत के पड़ोसी देश हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का मैप है। उम्मीद करता हूँ सबको मैप तो देखने आता होगा। नहीं देखने आता है तो कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंडिया है। ऐसे समझिए कि मैप कैसे देखा जाता है, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है कहीं पे, यानी कि कहीं खेत है, ग्राउंड है या जमीन का टुकड़ा है, और मैं आपसे कहूँ कि आप अपने खेत का मैप बनाइए, नक्शा बनाइए, तो आप बना देंगे कि ऐसे ऐसे देखिए भाई ये हमारे जमीन का ऐसे ऐसे टुकड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे इस तरीके से जमीन का टुकड़ा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है भाई, ये आपके खेत के या आपके जमीन के इस साइड कौन है, इस साइड कौन है, इस साइड किसकी जमीन है और इस साइड किसकी जमीन है। तो आप कुछ यूं बता सकते हैं कि सर जी देखिए जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है ये A व्यक्ति का जमीन है, जो इधर है ये B व्यक्ति का जमीन है, जो नीचे की ओर है वो C व्यक्ति का जमीन है, और जो इधर है वो D व्यक्ति का जमीन है। तो ये तो दोस्तों आपने मैप में बता दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में किस व्यक्ति का जमीन है। तो आप बताएंगे कि देखिए सर जी जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर इस मैप में मैंने बनाया है यह नॉर्थ साइड है, और जो नीचे की ओर मैंने बनाया है जो C व्यक्ति है ये साउथ की ओर है। ठीक है, और ये जो B व्यक्ति है ये ईस्ट की ओर है, और जो B व्यक्ति है ये ईस्ट की ओर है, और जो D व्यक्ति है वो वेस्ट की ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर है। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। तो सेम दोस्तों ऐसे ही हमारे मैप में भी ऐसे ही होता है। ये जो इंडिया का मैप दिखा हुआ है ये और कुछ नहीं है, हमारा जो इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, इतना महान देश है, इसी के जमीन का ये मैप है। फिर आप कहेंगे कि सर ये फिर रंग बिरंगा क्यों बना हुआ है। तो ये रंग बिरंगा इसलिए बना हुआ है ताकि हम इसके स्टेट को समझ सकें कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है। बाकी जो इंडिया है, तो ये इंडिया पूरा हमारा जो इतना बड़ा विशाल देश है, इस देश के मैप का पूरा जमीन का पूरा मैप बना हुआ है। यानी कि नॉर्थ की ओर हमारा जो जमीन है वो सच में ऐसा ही है, और इधर जाकर के ऐसा है। तो ये हमारे जमीन का टुकड़ा ही है इंडिया का, बस ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंडिया देखिए साउथ की ओर जा करके, साउथ वाले पार्ट में अगर आप इंडिया को जाएंगे साउथ की ओर, तो साउथ की ओर जाने के बाद हमारा जो इंडिया है वो ऐसे सकरा हो जाता है, इस तरीके से ऐसे सकरा हो जाता है, त्रिकोण ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, और उसके 3 तरफ से ऐसे जल घेरे हुए हैं, यानी कि समुद्र है। इस मैप में देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरीके से ये ट्रायंगल टाइप का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडिया का ये ट्रायंगल टाइप का है, और 3 ओर से इसे समुद्र से ये घिरे हुए हैं। ठीक है, इधर देखिए वेस्ट साइड, इधर देखिए ईस्ट साइड, और इधर देखिए साउथ साइड। ठीक है, तो यानी कि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। लेकिन ऊपर का जो पार्ट है ये किसी जमीन से घिरा हुआ है, यानी ऊपर की ओर जमीन से घिरा हुआ है और नीचे की ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यूँ समझिए कि जैसे आपका वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनका खेत या जिनकी जमीन किसी नदी या नाले के किनारे है। तो ऐसे समझिए यहाँ पर ये कोई रिवर है, यहाँ पे नदी है, रिवर है, ये रिवर हो गया। ठीक है दोस्तों, रिवर हो गया। तो आप देखिए ऐसे 3 तरफ से हो सकता है कि किसी का जमीन हो, और एक ओर से आपका रिवर यानी कि नदी आता है। तो ऐसे ही इंडिया का भी मैप है। इधर साउथ की ओर जो है ये समुद्र स्थित है, बाकी ऊपर की ओर 3 ओर से जमीन इसको घेरे हुए ऊपर की ओर से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जमीन है ये देखिए जो स्थलीय सीमा है तो वो कुछ इस टाइप से है, ऐसे बस
1 मिनट मुझे बेसिक बता लेने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू होता है स्थलीय सीमा और यहाँ तक स्थलीय सीमा जाता है दोस्तों। इसके ऊपर का पूरा पार्ट जो है इधर इधर से पूरा स्थल से घिरा हुआ है इंडिया, यानी कि उत्तर की ओर अगर हम कभी उत्तर की ओर इंडिया के जाएं तो हमें जमीन दिखाई देगा, और जबकि साउथ की ओर हम आए तो साउथ की ओर ऐसे त्रिकोण सा मिलेगा जिसके 3 ओर से जल घिरे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये स्थलीय सीमा है। दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश 2 तरह के होते हैं, एक वे पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि जिनसे डायरेक्ट, यानी कि आप इंडिया से डायरेक्ट मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा या स्थल से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो पड़ोसी देश हैं। बाकी जो समुद्री पड़ोसी देश भी होते हैं, जैसे श्रीलंका है। अब श्रीलंका आप डायरेक्ट नहीं जा सकते रास्ता पकड़ करके, क्यों? क्योंकि बीच में समुद्र है, तो आपको डायरेक्ट सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, लेकिन है ये भी पड़ोसी देश। ठीक है, और ऐसे ही इधर इंडोनेशिया है, ऐसे ही मालदीव है, तो ऐसे कई सारे समुद्री देश भी हैं, उनकी चर्चा हम क्लास के लास्ट में करेंगे। अभी हम लोगों को जो पहले पढ़ना है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वे देश जो भारत के इधर पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, वे देश जो भारत के स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा से बॉर्डर लगाते हैं, स्थलीय सीमा से। तो ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से बॉर्डर लगाते हैं? तो ऐसे आपको पता होगा 7 देश हैं। ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ पड़ोसी देश हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस मैप में स्थलीय सीमा वाले 7 देश हैं, और इन 7 देशों का नाम देख लीजिए। यहाँ पे पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है पाकिस्तान। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला, तो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का बॉर्डर, थोड़ा सा अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। फिर ऊपर देखिए ये पिंक कलर में है, पिंक कलर वाला जो देश है ये चाइना है। तो नॉर्थ की ओर बहुत दूर तक चाइना का लंबा बॉर्डर लगता है। तो ये चाइना का बॉर्डर देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता है, और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा ये यहाँ लगता है, थोड़ा सा यहाँ लगता है सिक्किम के, और फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ लगता है। तो चाइना कंटिन्यू बॉर्डर नहीं लगाता है, बल्कि बीच बीच में दूसरे देश भी आ जाते हैं। चाइना हमें 3 जगह से बॉर्डर बनाता है, एक यहाँ ऊपर में जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे सिक्किम है, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो चाइना के साथ भी बॉर्डर लगता है। फिर देखिए ये ब्लू कलर में नेपाल है, तो नेपाल के साथ भी इंडिया का बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए भूटान है, भूटान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे येलो कलर में देखिए भूटान है, और इसके बाद म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ भी स्थलीय सीमा लगता है। और यहाँ पे ग्रीन कलर में देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है। तो कितने देश हो गए? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना 3 हो गए, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, म्यांमार 6 हो गया, और बांग्लादेश 7 हो गया। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 देशों के नाम हैं। 7 देशों के नाम है दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, अफगानिस्तान लिखा हुआ है, चीन लिखा हुआ है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सबकी स्थलीय सीमा की लंबाई आगे पीछे है, कम ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो 3323 किलोमीटर लगती है, ये आप लिखते हुए चलेंगे, 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा है वो 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ वो 106 किलोमीटर की बॉर्डर है, 106 किलोमीटर। और ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। फिर आता है चाइना, और चाइना के साथ भी हमारा एक लंबा बॉर्डर है, काफ़ी लंबा बॉर्डर है दोस्तों। कितना है? इसका है 3488 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। फिर है नेपाल, और नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर है। ये आप याद रख लेंगे, 1751 किलोमीटर। सारे नहीं याद करने हैं, पहले आप सारे लिख लीजिए। फिर भूटान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। फिर है म्यांमार,
और म्यांमार का हमारा जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितना? 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। और फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है इस पे दोस्तों। बाकी आप लोग एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ तो आप लोग मिला लेंगे। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत का स्थलीय सीमा। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। और बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका कभी कभी क्या पूछता है आपसे, सीक्वेंस पूछता है। जैसे 4 अलग अलग ऑप्शन में 4 आपको ऑप्शन दे देगा A B C D और आपको 4 अलग अलग देशों के यहाँ पे नाम लिख देगा और कहेगा कि इंडिया का किस देशों के साथ जितना लंबाई के आधार पर जो बॉर्डर लगता है तो अवरोही क्रम में कौन है या आरोही क्रम में कौन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी आपको इनका सीक्वेंस बताना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, सबका डेटा याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इनका सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। आप बचपन में MBA किया तो ये बिल्कुल ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे B से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया का सबसे लंबा है। B से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। B से हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, B से हो जाएगा बांग्लादेश। अब लिखते हुए चलिए बांग्लादेश, क्योंकि लिखना यहाँ पे संभव नहीं है ना, काफी टाइम जाएगा। तो बांग्लादेश B से क्या, ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? 4096। अभी मैंने बताया था बांग्लादेश का 4096। फिर च से हो जाएगा चाइना। च से हो जाएगा चाइना। चाइना सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। कितना है उसका? तो उसका जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो 3488 किलोमीटर है चाइना का। फिर प से हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। फिर न से आ जाता है नेपाल। न से आ जाता है नेपाल, और नेपाल का बॉर्डर क्या है? कितना है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। देखिए, सबसे बड़ा चाइना है 4096। सबसे बड़ा चाइना है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लिए हुआ है। फिर सॉरी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है 4096। फिर चाइना का है 3488। फिर पाकिस्तान का है 3323। और फिर नेपाल का है 1751 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। फिर में साइलेंट है। M में साइलेंट है, में मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर M से है, तो M का मतलब होता है भूटान, M का मतलब होता है म्यांमार। तो म्यांमार का जो बॉर्डर होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MBA। ठीक है, तो M मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? M मतलब हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार का कितना है? म्यांमार का मैंने बताया अभी आपको 1643 किलोमीटर है। ठीक है, आप लिखते हुए चलिएगा। फिर B भूटान, और भूटान का कितना है? भूटान का है 699। और सबसे छोटा है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का कितना है? अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर का बॉर्डर। फिर किया भी साइलेंट है, किया का अर्थ भी कुछ नहीं होता है। तो बचपन में MBA किया, तो बचपन 4 ये हो गया, फिर में कुछ नहीं है, MBA 3 ये हो गए। तो 7 देश हैं, बचपन फिर MBA। ये 2 ही शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो आप आसानी से ये भी याद कर पाएंगे कि कौन कौन से देश भारत के साथ बॉर्डर बनाते हैं और उनका बिल्कुल सीक्वेंस। अब रही बात इस डेटा की कि ये डेटा कैसे याद होगा, तो दोस्तों एक तो बांग्लादेश का डेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सबसे लंबा है 4096, तो ये याद कर लीजिए। फिर एक चाइना का याद कर लीजिए क्योंकि उसके साथ हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ है, ये भी याद कर लीजिए। फिर पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 याद करना है आपको। 4096 बांग्लादेश के साथ, 3488 चाइना के साथ, बॉर्डर का बहुत सारा डिस्प्यूट है तो वो आपको याद करना है। और पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो कहना ही क्या है, वो तो आपको याद ही करना है, 3323 किलोमीटर का। इसके बाद सबसे छोटा अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, अगर याद कर लें तो बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बॉर्डर जिनकी लंबाई है। यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से सभी देशों के बारे में। तो मैं बड़े से छोटे की ओर नहीं आ रहा हूँ, मैं सीक्वेंस से चलूंगा इधर से लेकर के और लास्ट तक, यानी पश्चिम से एक एक देश को पकड़ करके पूरब की ओर बढ़ूंगा और एक एक देशों के बारे में आपको डिटेल बताता हुआ चलूंगा। आप नोट करते हुए चलिएगा, हालांकि इसमें नोट लिखा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप नोट करते हुए चलिए। तो देखिए यहाँ पर इंडिया के
उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ऊपर की ओर उत्तर होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। तो जो पाकिस्तान है वो इसी बीच में है। उत्तर से देखिए यहाँ इंडिया, अगर इंडिया का केंद्र यहाँ पे है तो उत्तर से लेकर के और इधर पश्चिम होगा, तो इसके बीच में ही ये है पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में, तो कभी अगर आपसे दिशा भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में दिशा भी पूछा जाता है, कौन सा देश किस दिशा में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक बार आपने मैप से समझ लिया भूगोल को तो आपको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को जो कहा जाता है वो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ, अभी ध्यान से सुनिए, अभी नोट मत करिए, नोट पीडीएफ में लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी ध्यान से सुनिए। सर सिरिल रेड क्लिफ, दोस्तों पहले आपको पता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल था, जब यानी ब्रिटिश शासन यहाँ पे शासन कर रही थी, तो आपको पता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को सम्मिलित रूप से रूल कर रहे थे, यानी ये पूरा एक ही कंट्री हुआ करता था और ये इंडिया के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ और धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया। तो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया और यहाँ पर बहुत आनन फानन में एक लाइन खींची गई और इस लाइन को खींचने की, इस लाइन को बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई, एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी था सर सिरिल रेडक्लिफ, उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इसने 3 जून, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर तो इंपॉर्टेंट है ही है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को इस डेट को क्या हुआ? इस लाइन को खींचा गया था। किस लाइन को? रेडक्लिफ लाइन को। 3 जून 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और बॉर्डर का नाम इसी अंग्रेज अधिकारी के ही नाम पे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना गया और इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस समय तक ध्यान से समझिएगा, उस टाइम तक जो रेडक्लिफ लाइन था वो 2 तरफ था, एक भारत और पाकिस्तान, यहाँ को भी पाकिस्तान इंडिया के 2 तरफ था। ठीक है, जो बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान ने 2 तरफ के जमीन लिए थे, तो इधर भी और यहाँ पर भी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो देश है ये बांग्लादेश है, उस टाइम में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे, तो ये वाला जो बॉर्डर लाइन था इसको भी रेड क्लिफ लाइन कहते थे। यानी कि अगर जैसे कि दोस्तों हाँ, अगर कभी आपसे पूछे कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो बांग्लादेश भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश, हालांकि अब इसको बांग्लादेश जब एक नया देश बन गया 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के, तो उसके बाद इस लाइन को इतनी महत्व नहीं दिया गया, तो रेड क्लिफ लाइन जो ओरिजिनल रेड क्लिफ लाइन है वो इसी को माना गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समझ वाला विषय था ये, तो इसलिए मैंने चर्चा कर दिया इस विषय पर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पाकिस्तान है। अब इसकी जो लंबाई है मैंने अभी बता दिया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3323 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3323 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको डेटा। ठीक है, इसके बाद कितने ऐसे हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आपको पता होगा कि ऐसे हमारे 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है गुजरात, तो गुजरात हो गया, लिखते हुए चलिए गुजरात। फिर दूसरा है राजस्थान, गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर तीसरा है पंजाब। तो ये 3 तो राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 राज्य हैं। इसके अलावा 2 यूटी हैं। 2 यूटी कौन कौन से हैं? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को शॉर्टकट में दोस्तों यूटी कहा जाता है, तो यूटी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 यूटी हैं। 2 यूटी कौन कौन से हैं? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसी बहाने आपको इंडिया का मैप भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, फिर पंजाब है, ये 3 तो स्टेट हैं और 2 यूटी हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 स्टेट हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर किस राज्य का बनता है या किस यूटी का बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो राजस्थान का है। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर अगर कोई राज्य बनाता है तो वो राजस्थान बनाता है। और राजस्थान पूरे इंडिया में दूसरा सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ठीक है, राजस्थान भारत में दूसरा सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाने वाला राज्य है। तो पहला कौन सा है? पहला पश्चिम बंगाल है। पहला कौन है? पश्चिम बंगाल है, जो कि बांग्लादेश के साथ बनाता है। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान के साथ तो सबसे बड़ा, पहले नंबर पे सबसे बड़ा है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते हैं और इस वजह से आज़ादी के बाद से ही अब तक 4 वार भी हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वार लड़े गए और आपको पता होगा बहुत सारे इंटरेस्टेड कहानी है, वो हम लोग धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे कि ये 4 वार हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर की लंबाई है भारत और पाकिस्तान की। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे मैंने बताया था ना आपको, बांग्लादेश है। पहले नंबर पे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है इसकी बॉर्डर, 4096। फिर दूसरे नंबर पे चाइना था, दूसरे नंबर पे चाइना था। तो बचपन में MBA किया, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे। तो पाकिस्तान ठीक है। जो बांग्लादेश की लंबाई है वो 4096 है, जो चाइना की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है और जो पाकिस्तान की लंबाई है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर है। ठीक है, इसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्धारण 3 जून, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को हुआ था। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। और दोस्तों सच बात तो ये था कि ये बहुत आनंद फानंद में उसने बॉर्डर को डिसाइड किया था, बल्कि उसे इंडिया के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं था। उसे माउंटबेटन के साथ ही माउंटबेटन के द्वारा बुलाया गया था और ब्रिटेन से वो भेज दिया गया था और उसे कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो कुल जो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और ये 2 यूटी हैं, इनमें ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यह पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जैसे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे मैं 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, मैप तो होगा मेरे पास। जो जम्मू कश्मीर का वाला पार्ट है ना दोस्तों, कुछ इस टाइप से ये जम्मू कश्मीर का मैप है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, तो भले ही हम लोग जम्मू कश्मीर को पूरा अपने मैप में दिखाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान भी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने मैप में दिखाता है, यानी पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, और इंडिया पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने हिस्से में मानता है। जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। ज़्यादातर हिस्सा, लगभग 55% हिस्सा इंडिया के पास है और लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है और 10% हिस्सा जो है वो चाइना के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो मैंने अभी लाइन बनाया, इसके इस पार का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, इसके इस पार का जो हिस्सा है इसको पाकिस्तान के हिस्से में है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? LOC कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कई बार पूछा गया है कि LOC लाइन की इन 2 देशों के बीच में है। तो LOC लाइन वास्तव में तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन ये एक कंट्रोल लाइन माना जाता है कि भाई इसके इधर जो है वो पाकिस्तान रहेगा और इसके इधर जो है वो इंडिया रहेगा। हालांकि दोनों ही पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अपना अपना दावा करते हैं। ठीक है, तो ये LOC लाइन कहलाता है और LOC लाइन के उस पार का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, पाकिस्तान इसको स्वतंत्र कश्मीर कहता है और इंडिया इसको क्या कहता है? इंडिया इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, शॉर्टकट में POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं हम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि ये हमारा कश्मीर है और पाकिस्तान इस पर कब्जा किए हुए है, हम ऐसा मानते हैं। जबकि पाकिस्तान का मानना है कि ये हमने इतना स्वतंत्र करवा लिया है और बाकी भी हमें स्वतंत्र करवाना है।
ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इंडिया इसको अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान इस इधर वाले हिस्सा को जो इंडिया के पास है वो पूरा अपना हिस्सा मानता है। तो ये हो गया पीओके, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस लाइन को क्या कहते हैं, एलओसी लाइन कहते हैं। एलओसी लाइन कश्मीर और लद्दाख में है, जो इस साइड इंडिया है और इस साइड पाकिस्तान है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे है, वास्तव में ये मैप है, आप पहचान रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। तो देखिए जो ग्रीन लाइन है यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके इस वाला हिस्सा, जो इधर वाला हिस्सा है, ये पीओके कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पीओके, पीओके कहलाता है। लेकिन इंडिया इसे अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। ये पीओके का क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, शॉर्टकट में पीओके। और ये ग्रीन वाली जो लाइन है यही एलओसी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसे, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके इधर का जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है, ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल। और देखिए यहाँ पे एलएसी है, इसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे विवाद हैं, और दोनों एक दूसरे से स्ट्रगल भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, टकराव भी है। तो कई सारे मुद्दों पे हैं, और इस चक्कर में इन्होंने 4-4 वार भी लड़ चुके हैं। ये पड़ोसी देश हैं और 4-4 वार भी लड़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये 4-4 वार भी लड़ चुके हैं। तो वास्तव में एक बार तो 1947 से 48 के बीच में हुआ था, जब बंटवारा हुआ था। उसी टाइम बंटवारे के असंतोष में जम्मू कश्मीर को दोनों ही देश दावेदारी करने लगे, और इस चक्कर में, जम्मू कश्मीर के चक्कर में, दोनों के मध्य मतलब युद्ध हुआ। वास्तव में इंडिया तो चाहता था कि स्टार्टिंग में कि जम्मू कश्मीर भाई स्वतंत्र ही रहे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कबीलाई का भेष बना करके, और उन्होंने इस जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था, एकाएक अटैक कर दिया था। और वहाँ के तात्कालिक राजा जो हरि सिंह थे, वो भागते हुए दिल्ली आए थे, और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। सरदार पटेल जी के द्वारा यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया, और फिर पटेल जी ने अपना यहाँ पे आर्मी भेज दिया था, और आर्मी भेज करके पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे कर दिया गया था। और जो पीछे किया गया था, उसी टाइम यूएन में ये मामला गया, और यूएन में कभी बताएंगे इसको, नेहरू जी के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने यूएन में ये मामला नहीं लेकर के गए होते तो मामला सही होता, लेकिन उसके पीछे भी कई सारी अन्य कहानियां थी दोस्तों। कभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसको। तो देखिए ये जो है, ये एलओसी लाइन है। एलओसी लाइन वही लाइन है जो हमारी आर्मी खदेड़ करके इनको पाकिस्तानी आर्मियों को पीछे खदेड़ रही थी। तो यूएन का इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस इन्वायरमेंट के लिए जिम्मेदार है, यानी शांतिपूर्ण पूरी दुनिया में माहौल बना रहे, इस चीज़ के लिए ये काम करती है यूएन। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई आप लोग स्ट्रगल करना बंद करिए, संघर्ष करना बंद करिए, और जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा। तो इस लाइन के इस पार पाकिस्तानी आर्मी थी, और इस लाइन के इस पार इंडियन आर्मी थी, तो यहीं पर ये ब्रेक हो गया। तो यही जो हमारा एलओसी लाइन था, ये 1947-48 वाले युद्ध में ही इस लाइन का निर्धारण हो चुका था, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक बार हुआ 1965 में, ये दूसरा वार था। 1965 में ये दूसरा वार हुआ, ये कच्छ को लेकर के, कच्छ वाले एरिया को लेकर के हुआ था, जम्मू कश्मीर। और ये ताशकंद समझौता हुआ। इसी में आपको पता है कि हमारे एक जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका वहीं पर 1966 में डेथ भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक वार हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये बांग्लादेश का स्वतंत्रता हुआ, यानी कि बांग्लादेश के शरणार्थी इंडिया की ओर आ गए थे, उन्होंने मदद मांगी थी, और इस चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव पहले से ही था, और दोनों के बीच में टकराव हुआ, फिर वार के रूप में ये तब्दील हो गया। और इस युद्ध में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो मानिक शाह जो थे वो उस टाइम जो थे वो मतलब थल सेनाध्यक्ष थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया, ठीक है दोस्तों। और 1999 में कारगिल युद्ध था। ये पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे वो हमारे कारगिल क्षेत्र में आ गए थे, उन्होंने एक बड़े एरिया पर कब्जा जमा लिया था, तो हमारी आर्मी ने उनको खदेड़ करके वापस कर दिया। तो ये 4 ऐसे वार हो चुके हैं जो आपको ध्यान रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा जो पड़ोसी देश है हमारा, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर देखिए, ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा बॉर्डर लगता है। ये देखिए, ये अफगानिस्तान है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ये भी, मतलब समुद्र के साथ इसका बॉर्डर नहीं है, बल्कि देशों से घिरा हुआ है। ये जो देशों से घिरे हुए देश होते हैं उनको लैंड लॉक्ड कहते हैं, यानी जिनका समुद्र से डायरेक्ट बॉर्डर नहीं होता है।
तो ये अफगानिस्तान है और इसका छोटा सा बॉर्डर यहाँ इंडिया के साथ लगता है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और ये सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। देखिए वास्तव में तो डायरेक्ट इंडिया के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा क्यों? डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अफगानिस्तान जाना चाहें स्थल मार्ग की ओर से तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो है वो एलओसी लाइन है, यहाँ पे एलओसी लाइन है और इसके इधर पाकिस्तान का नियंत्रण है। तो ये पीओके वाले क्षेत्र से कनेक्टेड है, लेकिन वास्तव में इसको हम अपना हिस्सा मानते हैं। तो इससे लगा हुआ अफगानिस्तान भी माना जाएगा, हम मानेंगे कि यह इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा कि इंडिया और जो अफगानिस्तान है इनके बीच के बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड लाइन। वास्तव में समझिएगा कहानी थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका केवल ईयर याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 1893 की बात थी, 1893 में, 1893। तो 1893 में मार्टिमर डूरंड थे और ये जो डूरंड थे इन्होंने क्या किया था? डूरंड साहब क्या किए थे? ये एक ब्रिटिश अधिकारी था डूरंड। तो इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान के जो राजा थे उनके साथ एक संधि किया था और उन्होंने कहा कि भाई एक लाइन खींच दिया जाए, इसके इधर हम इंडिया का शासन प्रशासन देखेंगे। तो ये ब्रिटिश अधिकारी था डूरंड। ठीक है, तो अफगानिस्तान के राजा अपना मामला देखेंगे और यहाँ पर तो देखिए ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वास्तव में यही डूरंड लाइन है, यही डूरंड लाइन है। तो यह इंडिया से अफगानिस्तान से डायरेक्ट बीच में बॉर्डर था। जो डूरंड लाइन है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में पाकिस्तान भी आ गया। अब जब पाकिस्तान आ गया तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ लाइन हो गया। तो ये वाली जो लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वास्तव में लाइन है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका जो डूरंड लाइन है इसका थोड़ा सा हिस्सा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है तो वो तो इंडिया और अफगानिस्तान, लेकिन अगर इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही दिया हुआ है, मतलब अलग अलग ऑप्शन और आपको एक ही चुनना है तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चुनिएगा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चुनिएगा, क्योंकि आप देखिए खुद एक लंबा बॉर्डर है ना, ये पिंक कलर वाला लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वास्तव में यही डूरंड लाइन है, जिसका निर्धारण 1893 में किया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ खास है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, देशों से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आतंकवाद के लिए जाना जाता है ये। तो इसकी सीमा की कुल लंबाई जो है इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके से ये बॉर्डर लगाता है। इसकी जो सीमा है वो लद्दाख के साथ लगती है, केवल और केवल लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, क्योंकि वो जो पीओके वाला क्षेत्र है, जैसे ये कश्मीर वाला क्षेत्र था, तो जो हमने यहाँ पे एलएसी लाइन बताया था, तो ये जो पीओके वाला क्षेत्र था ये लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, यह भारत के साथ लगने वाली सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा ब्रिटिश काल में डूरंड रेखा के तहत निर्धारित किया गया था। तो डूरंड रेखा ध्यान रखेंगे, यह रेखा ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हेनरी मार्टिमर डूरंड थे। तो मार्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुल रहमान, तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि डूरंड के द्वारा, है ना, डूरंड लाइन कहते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। डेट मतलब ईयर आपको ध्यान रखना है 1893 में। इसके अलावा 1893 की कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं दोस्तों। मैं 3 घटनाएं आपको अन्य और बता रहा हूँ जो आप स्टैटिक के पार्ट में आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 1893 में एक तो डूरंड लाइन का निर्धारण हुआ था, लेकिन मैं आपको कुछ और भी फैक्ट बता रहा हूँ जो 1893 में हुआ था। तो सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन था, शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन था, और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे बहुत ही एक तरीके से विख्यात उन्होंने भाषण दिया था, जो आज भी इंडिया में काफ़ी चर्चित भाषण माना जाता है। तो वो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने शिकागो में जब भाषण दिया था तो वो 1893 वाला ही ईयर था। इसके अलावा 1893 वही समय है दोस्तों, दूसरा 1893 में वही समय है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। शेख अब्दुल्ला के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है, एक केस लड़ना था, तो अब्दुल्ला साहब थे, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए थे महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। फिर ये इंडिया वापस कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटते हैं, मतलब कि लगभग 22 साल ये साउथ अफ्रीका में ही गुजार दिए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा घटना हुआ था वो एनी बेसेंट इंडिया आई थी। इसी साल एनी बेसेंट जो है वो इंडिया आई थी। तो ये मैं ज्योग्राफी से हट करके आपको कुछ स्टैटिक वाला पार्ट बता रहा हूँ, तो ताकि आप याद कर सकें। और एक तो डूरंड लाइन का निर्धारण हुआ ही था। ठीक है, तो एनी बेसेंट इंडिया भी आई थी इसी साल। एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई महिला थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका की एक अल्काट और आपको पता है ब्लावत्स्की वहाँ के एक व्यक्ति थे। 1800 दो लोग थे वैसे। 1875 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया था, तो एनी बेसेंट को उसी के द्वारा इंडिया भेजा गया था। तो ये 3 घटनाएं ईयर पूछा जाता है ये, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसको याद रख सकें। ठीक है, और डूरंड लाइन 1893 में निर्धारित हुआ है, जो अब मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे रेड लाइन है, यही वास्तव में डूरंड लाइन है। तो वास्तव में तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लगता है, जो डूरंड लाइन वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चाइना के साथ हम लोग देखते हैं, हमारा जो इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर है। चाइना के साथ बॉर्डर में ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है चाइना का बॉर्डर, और देखिए एक लंबा बॉर्डर है, चाइना का एक लंबा बॉर्डर है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर चाइना के साथ ही इंडिया बनाती है। तो इंडिया का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ है। 55 में MBA किया तो बस बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का 4096। लेकिन सेकंड नंबर पे जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो चाइना के साथ है, 3488 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3488 किलोमीटर इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर की लंबाई है, 3488 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 3488 किलोमीटर, तो याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में ये मैंने बताया कि 3 जगह से बॉर्डर लगता है। तो ऊपर में लद्दाख, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है, और हमेशा ऑप्शन में वही आता है मैक्सिमम। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या एग्जाम में जब पूछा जाता है तो चाइना के साथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बॉर्डर नहीं लगता है, तो मैक्सिमम टाइम वो जम्मू कश्मीर देता है। ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है। हमेशा ध्यान रखना है कि लद्दाख का बॉर्डर लगता है, तो लद्दाख का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो एक तो लद्दाख हो गया। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे देखिए ये येलो कलर वाला, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा यहाँ पे उत्तराखंड है। तो ये ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाला लद्दाख हो गया, लद्दाख। और ये जो येलो कलर वाला है ये हिमाचल प्रदेश, और ये जो रेड कलर वाला है ये उत्तराखंड। तो 3 तो इधर हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा जो चौथा है वह सिक्किम है। यहाँ पे सिक्किम है, आगे हम लोग मैप में देखेंगे, सिक्किम है। और यहाँ पर देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो येलो कलर में है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर को ही वास्तव में मैकमोहन लाइन कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं। दोस्तों, चाइना के सारे ही बॉर्डर को मैकमोहन नहीं कहा जाता। मैकमोहन केवल अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर को ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं चाइना के साथ इसका कुल जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर है, सेकंड लार्जेस्ट है। भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी बॉर्डर है, पता है आपको। पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, 4096। सीमा से जुड़े भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, एक यूटी हो गया, ये यूटी है। लद्दाख क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर किस राज्य का लगता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का ही। चाइना के साथ जो सबसे लंबा बॉर्डर लगता है वो किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश का ही, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के साथ
अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन लाइन कहते हैं इसको, जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है। ठीक है, इसका निर्धारण 3 जुलाई 1914 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। हाँ, ये मैं नहीं बताया आपको, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसका भी, केवल ईयर ही इंपॉर्टेंट है। 1914 ध्यान रखिएगा, 1914। तो दोस्तों हुआ ये कि जैसे यहाँ पे इधर समझिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया, और इधर चाइना है, चाइना। तो उस टाइम चाइना और इंडिया के बीच में, यहाँ पर एक और देश हुआ करता था जिसे कहते थे यहाँ पे तिब्बत नाम का एक देश हुआ करता था, तिब्बत। इंडिया और चाइना के बीच में एक तो छोटा सा नेपाल है, नेपाल तो आता ही है, नेपाल के बाद फिर तिब्बत आता था, एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था तिब्बत। इन दोनों के बीच में, यानी इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत आता था। और उस टाइम तिब्बत के राजा के साथ ये जो ब्रिटिश अधिकारी था मैकमोहन के द्वारा ही शिमला में एक समझौता होता है। किसके बीच में? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से एक अंग्रेज अधिकारी था और तिब्बत के राजा। तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि शिमला में 1914 में ये समझौता हुआ। और इसके तहत क्या हुआ कि तिब्बत को स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब तिब्बत को आज़ाद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया कि आपके किसी हिस्से को हम मतलब कब्जा नहीं करेंगे, आप भाई स्वतंत्र रहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिया और यही पूरा विवाद का कारण बना। विवाद का कारण क्या है कि आज की डेट में जो चीन है वो कहता है कि आज के डेट में तिब्बत चीन का हो चुका है, मतलब तिब्बत नाम का वर्तमान में कोई देश नहीं है। तिब्बत की जो जमीन है, जो हिस्सा है, वो चाइना के पास हो चुका है। तो चाइना का कहना ये है दोस्तों, ये मान लीजिए इधर चाइना है, तो उसने क्या किया, तिब्बत को चाइना में मिला लिया। अब चाइना और इंडिया, तो ये कहता है कि जो तिब्बत है, इसी तिब्बत का ही हिस्सा ये अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था। तो आज ये तिब्बत का हिस्सा माना जाना चाहिए और इस हिसाब से ये चाइना का हिस्सा है, ऐसा चाइना का कहना है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भाई अपना मानती है इसको और अपना ही है, क्योंकि अगर आप अतीत के हिसाब से चलेंगे कि हमारा यहाँ पर ये हिस्सा था, हमारा यहाँ पर ये हिस्सा था, तब तो फिर पूरा लगभग दक्षिण एशिया का हिस्सा भारतीय राजाओं का ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से नहीं चला जाता अतीत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका निर्धारण मैकमोहन लाइन का 1914 में हुआ था। इस समझौते पर तिब्बत के राजा एवं ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने हस्ताक्षर किया था और उन्हीं के नाम पर ये मैकमोहन लाइन नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, चाइना जो कहता है वो दक्षिणी तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को वास्तविक रूप से। अच्छा, एक तो ये विवाद है और एक विवाद और क्या है वो समझिएगा, एलएसी लाइन का जो लद्दाख वाला हिस्सा है दोस्तों, इस तरीके से समझिए, ये जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है। तो यहाँ पे अभी मैं मैप सही से नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो ये एलओसी वाला लाइन है, अभी मैंने बताया था एलओसी वाला लाइन है, लेकिन एक यहाँ पर एलएसी वाला भी लाइन है, एलएसी, ये एलओसी है, जो एलओसी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, एलओसी। और यहाँ पर दोस्तों एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है, और ये वाला हिस्सा जो चाइना के पास कब्जे में है, इसको अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। इस अक्साई चीन को यानी ये वाला जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, अक्साई लद्दाख वाला पार्ट है, इस वाले हिस्से को ये यहाँ पे सिजियांग प्रांत है, चाइना का सिजियांग प्रांत है, उसका एक राज्य है सिजियांग, तो इसे अपना हिस्सा मानता है, ये सिजियांग का हिस्सा मानता है। तो इस पर चाइना का नियंत्रण है। वास्तव में चाइना ने 1962 में जब इंडिया पर अटैक किया था 1962 में, तभी से ये इस पर अपना नियंत्रण किए हुए है। तो वो इंडिया को अपनी आर्मी इंडिया से तो वापस बुला लिया था, लेकिन ये एलओसी को उसने छोड़ा नहीं था। तो आज भी जो एलएसी के उस पार वाला हिस्सा आज भी चाइना के पास है और उसको अक्साई चीन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है, जो ये
इस एलएसी वाले लाइन के उस पार वाला हिस्सा है, इसे इंडिया जो है अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना इसे सिजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस पर अक्साई चीन पर कब्जा किया था। एलएसी लाइन के उस तरफ वाले क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, तो ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल था, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, एलएसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो रेड लाइन है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है, यानी वास्तव में ये भी हमारे पास नहीं है, ये वास्तव में अभी इस पर चाइना का नियंत्रण है। लेकिन चूंकि इसको हम अपना मानते हैं, इसको हम अपना मानते हैं तो अपने मैप में दिखाते हैं और ये माना जाता है कि भाई इस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1962 के वार के बाद से ही चाइना का इस पर नियंत्रण बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसको अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, 1962 में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है और इसके बाद से फिर ये इस पे कब्जा बना करके रखा हुआ है। इसके बाद भी चाइना के साथ और भी कई सारे विवाद हैं, जैसे डोकलाम विवाद 2017 में आपसे पूछा जा सकता है। डोकलाम विवाद क्या है दोस्तों? डोकलाम विवाद है वास्तव में दोस्तों जो भूटान देश है, भूटान, ये नॉर्थ ईस्ट वाला मैप है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा तो अभी एक मिनट रुकिए। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो अभी इसको याद कर लीजिएगा, आगे हम लोग समझेंगे इसको। डोकलाम विवाद आपसे पूछा जाएगा कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो वास्तव में तो ये भूटान और चीन के बीच में है। वास्तव में ये भूटान और चीन के बीच में है, लेकिन अब भूटान का जो सैन्य मामला है वो इंडिया ही रेगुलेट करता है, इंडिया ही मैनेज करता है। तो वास्तव में डोकलाम विवाद, देखिए हुआ क्या था कि डोकलाम एक स्थान है जो भूटान में है ना। इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश है भूटान, हम लोग देखेंगे। इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश है भूटान। आप लोग मैप में देखिएगा कि भूटान कहाँ पे है। इंडिया और चाइना के बीच में है भूटान, तो भूटान का ही एक जमीन है डोकलाम पड़ता है, डोकलाम जो कि भूटान का है। तो चाइना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश किया। चाइना की नीति होती है कि वो कब्जा करे, है ना, अपना एरिया को बढ़ाए, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाए। तो चाइना इस पर कब्जा करने की कोशिश किया, डोकलाम पर दावा जता रहा था और भूटान ने इंडिया से सैन्य मदद मांगा। 2017 की बात है। तो इंडियन आर्मी यहाँ पर गई और वो यहाँ पर डटी रही और उसने कहा कि भाई ये भूटान का हिस्सा है तो भूटान का ही मिलना चाहिए, क्योंकि भूटान का जो सैन्य मामला है वो इंडिया देखता है। और मजेदार बात यह है कि चाइना की आर्मी यहाँ से फिर वापस हो गई थी। तो ये एक जियो पॉलिटिक्स के रूप में इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। तो डोकलाम विवाद ध्यान रखिएगा, 2017 में डोकलाम जो स्थान है वो भूटान में है। ठीक है, तो ये भूटान और चाइना के बीच का विवाद था, लेकिन इंडिया ने इसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है, फिर 2020 में गलवान घाटी था, ये अक्साई चीन के पास में। गलवान घाटी क्या होता है? तो गलवान एक घाटी है दोस्तों, ठीक है ना, एक घाटी है। घाटी क्या होता है? यानी नदियों का या पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे घाटी कहते हैं, या नदियों के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो घाटी होता है। तो गलवान घाटी 2020 में हुआ था। ठीक है, अक्साई चीन में ही जमीन को लेकर के डिस्प्यूट हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि ये भी इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। फिर चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड है इनिशिएटिव है, OBOR कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड कहते हैं। चाइना की एक नीति है दोस्तों की पूरे वर्ल्ड को रोड के माध्यम से कनेक्ट करे, पूरे वर्ल्ड को रोड के माध्यम से कनेक्ट करे, यानी कि ट्रांसपोर्ट बढ़ाए। तो इस पर इंडिया की आपत्ति है, कई सारी चीजों को लेकर के आपत्ति है। ठीक है, तो वो हम कभी समझेंगे कि क्यों आपत्ति है। फिलहाल के लिए बस इतना समझिएगा कि वन बेल्ट वन रोड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इधर भी तो कई एग्जाम में ये पूछा गया कि वन बेल्ट वन रोड किस देश की नीति है? तो ये चाइना की नीति है। इस नीति में क्या करता है? चाइना पूरे वर्ल्ड को रोड के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है। तो कई सारे देशों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसमें एक इंडिया भी है। इंडिया भी वन बेल्ट वन रोड का विरोधी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चाइना का ये एक प्लान है। फिर एक सीपेक है। सीपेक क्या होता है? वन बेल्ट वन रोड के तहत ही दोस्तों चाइना ने पीओके वाले जो पीओके का क्षेत्र है वहां से एक रोड बनाया है। तो उसको लेकर के हमने विवाद, यानी कि हमने उस पर आपत्ति जताई थी। ये क्या है? तो ध्यान से समझिए ये क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है। जो सीपेक है ध्यान से समझिएगा। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? यानी कनेक्ट करने का जो रोड होता है उसे कॉरिडोर कहते हैं। तो चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वास्तव में क्या है दोस्तों, तो ये चाइना से लेकर के और पाकिस्तान तक, चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक एक रोड बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक रोड बनाया जा रहा है जो इस पीओके वाले क्षेत्र से गुजरता है, इस पीओके वाले क्षेत्र से गुजरता है। चूंकि इंडिया इसे अपना मानता है, तो इसलिए इंडिया का आपत्ति ये है कि भाई बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाज़त के आप यहाँ पे रोड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इसका विरोध किया है, सीपेक का। तो पूछा जा सकता है आपसे, सीपेक किसके द्वारा आयोजित किया, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चाइना के द्वारा। तो इंडिया की आपत्ति क्यों है, क्योंकि ये पीओके क्षेत्र से गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में आपको पता है 1962 में एक वार भी हो चुका है। चाइना ने एकाएक इंडिया पर अटैक कर दिया था 1962 में, ठीक है, और इसमें इंडिया की हार हो चुकी थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1962 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। तो दोस्तों इंडिया और नेपाल से जुड़े जो महत्वपूर्ण बॉर्डर है इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है और भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के बॉर्डर के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा दोस्तों। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करिएगा, और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जिनके पढ़ने में रुचि हो, मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, केवल जो सीरियस स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये क्लास स्टार्ट किया गया है। मेरी कोशिश यही है कि जो मतलब पढ़ना चाहते हैं उनको ये क्लास आसानी से मिल सके। तो अगर आपको मतलब आपकी नज़र में ऐसा कोई है स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, जिनका पढ़ने में रुचि है, तो आप उनको ये क्लास शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अपने डाउट को कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपको ये क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वही हमें एक फीडबैक के रूप में प्राप्त होता है। और हम अगर पॉजिटिव कमेंट होता है तो उत्साहित होते हैं, अगर नेगेटिव कमेंट होता है तो हम अपनी कमियों में सुधार करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो नेगेटिव कहा जाता है वो वास्तव में नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि वह सुधार करने का एक जरिया होता है। तो मैं तो कम से कम यही मानता हूँ दोस्तों कि अगर हमारी कमियां हैं तो हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे पास क्या कमियां हैं, ताकि हम उनको दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बेहतर बना पाए, ठीक है। तो आपके जो कमेंट होते हैं वही हमें सुधार का मौका देते हैं दोस्तों। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।